मैं हूँ हर्षित विश्वकर्मा, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी। आज हम लोग क्लास 12th की शुरुआत कर रहे हैं, नए सत्र की, वो भी बायोलॉजी के साथ। हम लोग सभी सब्जेक्ट देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री देखेंगे, बायोलॉजी देखेंगे, हिंदी देखेंगे और इंग्लिश देखेंगे, ठीक है? सभी सब्जेक्ट आपको इस चैप्टर पे पढ़ाए जाएँगे। अभी हम लोग कॉपी पे पढ़ाएँगे, उसके बाद हम डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाएँगे, ठीक है? तो आप लोग शुरुआत कर दीजिएगा 2026 और 27 की। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर और मैं बता दूं कि ये ऑल बोर्ड्स हिंदी मीडियम के लोगों के लिए है, ठीक है? और जो भी जिसका सपना है आगे नीट करने का, जिन भी व्यक्तियों का सपना है आगे नीट करने का, तो ये क्लास रहेगी नीट के लेवल से। नीट के लेवल के यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ट्रिक्स और टिप्स मिलेंगी। एकदम बेसिक से समझाएँगे और एडवांस तक ले जाएँगे। हर एक लेक्चर में जितना भी पढ़ाया जाएगा, उसकी नोट्स आपको फ्री दे दी जाएगी, कुछ आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाठ का क्या नाम है, पहले पाठ का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इंग्लिश में बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और हम बता दें कि हम लोग अभी चैप्टर की शुरुआत नहीं करेंगे, कुछ हम लोग बेसिक देखेंगे पहले, जो हमें चैप्टर समझने में मदद करे। हम सभी सब्जेक्ट को इसी चैनल पे देखेंगे, फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देख लें इस चैप्टर में हमें कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी चैप्टर को पढ़ने के लिए। इससे पहले हम लोग पुष्पीय पादपों की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पादपों की। पादपों का मतलब होता है पेड़-पौधे, पादप का मतलब होता है पेड़-पौधे, ठीक है? पेड़-पौधे, पादप का मतलब होता है पेड़-पौधे, ठीक है? तो पेड़-पौधों को विज्ञान की भाषा में पादप बोला जाता है, ठीक है? तो एक वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे? आइकलर। आइकलर नाम के एक वैज्ञानिक थे। आइकलर नाम के कौन थे? एक वैज्ञानिक। आइकलर नाम के एक वैज्ञानिक थे। ये पेड़-पौधों को देख रहे थे। क्या कर रहे थे? पेड़-पौधों को देख रहे थे। तो इन्हें लगा कि कुछ पेड़-पौधों में फल लगते हैं। क्या लगते हैं? फल लगते हैं। कुछ पेड़-पौधों में फूल लगते हैं। कुछ पेड़-पौधों में बीज होते हैं। कुछ पेड़-पौधे लंबे होते हैं। कुछ पेड़-पौधे छोटे होते हैं और कुछ पेड़-पौधे क्या करते हैं? बहुत स्पीड से तेज़ी से बढ़ते हैं और कुछ पेड़-पौधे धीरे-धीरे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को कौन देख रहा था? आइकलर नाम का एक वैज्ञानिक। तो वो पेड़-पौधों को उनकी योग्यता के आधार पे अलग-अलग भागों में बाँट देता है। तो अब आगे देखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो भाई बता दीजिएगा, आगे फिर हम लोग वीडियो बनाएँगे, ठीक है? तो पादपों को किसने बाँटा? आइकलर नामक वैज्ञानिक ने। किसने बाँटा? आइकलर नामक वैज्ञानिक ने। कितने भागों में बाँटा? तो सबसे पहले इसने 2 भागों में बाँटा। कितने भागों में बाँटा? 2 भागों में। किसने बाँटा? आइकलर नामक वैज्ञानिक ने। किसको? तो पादपों यानी कि पेड़-पौधों को, ठीक है? तो पहले नंबर पे बाँटा क्रिप्टोग्रेमस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्रेमस, क्रिप्टोगैमस, ठीक है? हिंदी नाम भी मैं अभी बताऊँगा, ठीक है? क्रिप्टोग्रेमस। दूसरे नंबर पे आता है फिनेरोग्रेमस, फिनेरोगैमस, ठीक है? देखिए बायोलॉजी में इंग्लिश का थोड़ा शुरुआत कर दीजिए क्योंकि नीट वूट आगे आपको करना है तो बायोलॉजी इंग्लिश में ज़्यादा सही रहती है, ठीक है? अब क्रिप्टोग्रामस को हिंदी में बात करें तो बोलते हैं बीज रहित। क्या बोलते हैं? बीज रहित। अभी क्या है इसका अर्थ? एक-एक शब्द का मैं अर्थ आपको समझाऊँगा तो इसकी कोई दिक्कत नहीं लेना।
आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा भाई, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभी गुरुजी अपने चैनल पे शुरुआत नहीं किए हैं, बट वो भी करेंगे अब की बार से। ठीक है, और इसको फिनेरोग्रामस को बोलते हैं बीज युक्त। क्या बोलते हैं? बीज युक्त। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीज युक्त। देखो, बीज का मतलब होता है बीज, ये तो जानते होगे। और रहित का मतलब होता है जिसमें ना पाया जाए, जिसमें ना पाया जाए, जिसमें बीज ना पाया जाए। ऐसे पेड़ पौधे जिनमें बीज नहीं पाए जाते उन्हें क्या बोला? क्रिप्टोग्रामस। और दूसरे में पिनेरोग्रामस, यानी कि बीज युक्त। युक्त का मतलब होता है पाया जाना। क्या पाया जाना? बीज। क्या पाया जाना? बीज। बीज जिस पेड़ पौधे में पाया जाएगा उसे फिनेरोग्रामस बोलेंगे, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे क्रिप्टोग्रामस बोलेंगे। किसने बता दिया? आइकलर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, उसके बाद आइकलर नामक वैज्ञानिक ने देखा कि इसमें भी कई प्रकार के हैं। जैसे कि घर में पानी की टंकी होगी तो उसमें छोटे छोटे हरे हरे रहते हैं, जिसे हम लोग काई बोलते हैं ना। तो इस तरीके से इन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो फिर इन्होंने आइकलर ने ही 3 भागों में और बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3। तो पहला है थैलोफाइट। पहला क्या है? थैलोफाइट। दूसरा क्या है? ब्रायोफाइट। दूसरा है ब्रायोफाइट। ठीक है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, और तीसरा है टेरिडोफाइट। तीसरा क्या है? टेरिडोफाइट। ठीक है, तीसरा है टेरिडोफाइट। उसके बाद फिनेरोग्रामस को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। कहा कि बीज इसमें पाया जा रहा है, लेकिन ये भी कई तरीके के होते हैं। बीज होने के बाद भी बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें बीज के ऊपर आवरण होता है। इसको अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। किसने बांटा था? तो आइकलर नामक वैज्ञानिक ने। इसका नाम याद रखना। ठीक है भाई, देखिए ये 12th के हिसाब से आपको सब इसके अंदर आ जाएगा। हम लोग पढ़ किस लेवल का रहे हैं? नीट। यदि नीट लेवल का पढ़ेंगे तो 12th का तो सब आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके सब सब्जेक्ट पढ़ेगा भाई, एकदम डीपली। ठीक है, इसके बाद बीज रहित यानी पिनेरो वो बीज युक्त यानी पिनेरोगैमस को इन्होंने 2 भागों में फिर से बांटा। क्या? जिम्नोस्पर्म। पहला नाम क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और दूसरा है एंजियोस्पर्म। दूसरा क्या है? एंजियोस्पर्म। पहला क्या है? जिम्नोस्पर्म। दूसरा क्या है? एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म की हिंदी बात की जाए तो इसका नाम होता है अनावृत बीजी। इसको बोलते हैं अनावृत बीजी। तो मैं अभी इसका अर्थ समझाऊंगा। अनावृत बीजी। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो इसे बोलते हैं आवृत बीजी। इसे क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। ठीक है, इसे बोलते हैं आवृत बीजी हिंदी में, और इसे बोलते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, तो देखो, अनावृत, अनावृत का मतलब होता है कि एक बीज है, इसके ऊपर आवरण यानी कि खोल परत नहीं है। इसके ऊपर खोल परत नहीं है, यानी कि कोई बीज है, उसके ऊपर कोई सुरक्षा का कवच नहीं है। उसे क्या बोलेंगे? आवृत। अनावृत बीजी। अब इधर देखिएगा, आवृत बीजी यानी कि एक बीज है, उसके ऊपर क्या है? उसका आवरण है, कवच है, उसकी बीज की सुरक्षा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? आवृत बीजी। और आवृत बीजी ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुष्पयुक्त पादप होते हैं। तो पुष्पयुक्त पादप कौन से होते हैं? तो आवृत बीजी होते हैं। इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आवृत बीजी जो होते हैं कैसे पौधे होते हैं? पुष्प युक्त पौधे होते हैं, और आवृत बीजी में ही पुष्प लगता है। ठीक है, पुष्प युक्त पादप होते हैं।
पुष्पयुक्त पादप होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और इस चैप्टर में एक और आवश्यकता पड़ेगी कोशिका विभाजन की। यदि आपने 9th में पढ़ा है, अच्छी बात है, 11th में पढ़ा है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो उससे भी अच्छी बात है क्योंकि मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कोशिका विभाजन, ठीक है? कोशिका विभाजन। यदि हम कोशिका विभाजन की बात करें, तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समसूत्री विभाजन। क्या है अभी सब समझ में आएगा। समसूत्री विभाजन। पहला है समसूत्री विभाजन। ये क्या होता है अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा क्या है? अर्ध समसूत्री विभाजन। अर्ध समसूत्री विभाजन। अर्ध समसूत्री विभाजन, ठीक है? पहला है समसूत्री, दूसरा है अर्ध समसूत्री विभाजन। देखिए, समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसको हम देखेंगे, ठीक है? समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक कोशिका होती है, ये क्या बनी? कोशिका। इसके बीच में क्या है? ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक है? ये क्या है? कोशिका यानी कि सेल, ठीक है? ये क्या है? कोशिका। ये क्या है? इसके बीच में केंद्रक है, ठीक है? केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है? इतना ही समझिए, डिटेल में हमको अभी नहीं जाना, ठीक है? उसके बाद ये कोशिका जो होती है समसूत्री विभाजन में, एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बट जाती है। समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बट जाती है। समसूत्री विभाजन। यहाँ पे कैसा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं किस विभाजन में बनती हैं? तो याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन में। एक कोशिकाएं 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएं, कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन। इतना याद रखना, ठीक है? अब समसूत्री विभाजन में क्या हुआ? एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बट गई, ठीक है? तो लिख सकते हैं हम कि एक कोशिका से एक कोशिका से 2 नई एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है? इतना हम लिख सकते हैं कि समसूत्र विभाजन में एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है? उसके बाद इसमें ही और हम एक पॉइंट देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? तो गुणसूत्रों इसमें संख्या अधि वो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। ये क्या है? अभी बता रहा हूँ। ये एक क्या बन गई? कोशिका। इसमें से कितनी कोशिकाएँ बनी? 2। कितनी बनी? 2। अभी इसको हमने यहाँ पे देख ही लिया है। इस समसूत्र विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएँ बन जाती हैं। तो इसके पास गुणसूत्र कितने थे? 46। हमने क्या मान लिया? इनके पास गुणसूत्रों की संख्या 46। तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है? तो ये अगला पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे कैसा विभाजन हुआ? समसूत्री, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिकाएं से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। किसमें? गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव नहीं होता यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? जैसे यहाँ पे 46 था, तो यहाँ भी 46, यहाँ भी 46। इस कोशिका से कितनी कोशिका? 2 कोशिका और गुणसूत्रों की संख्या समान। तो समसूत्री विभाजन बस इतना है, मात्र इतना। क्या समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं अगले
विभाजन यानी कि अर्ध समसूत्री विभाजन को। देखिए, इसमें एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, लेकिन अर्ध समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4। कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4। अर्ध समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेंगी? 4 कोशिका। और इसमें क्या होगा? इसमें 46 गुणसूत्र है, तो इसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। 46 का आधा 23, ठीक है? 46/2, तो 23, 23 यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बनाया था हमने? एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है नई। तो इस पे लिख सकते हैं, एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है? 4 कोशिकाओं का, ठीक है? और यहाँ पे क्या हमने लिखा था कि गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ पे हमने लिखा था गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। देखिए, यहाँ 46 था, 23-23 हो गए, तो क्या लिख सकते हैं? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है? तो अभी तक बताइएगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यहाँ तक समझ में आया? अर्धसमसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन क्या समझ में आया? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, अपना नाम पता लिखकर बताइएगा आप किस बोर्ड से हैं, ये सभी बोर्ड के लिए है, ठीक है? अभी तक हमने देख लिया कि पेड़ पौधों को आई कलर में कितने भागों में बांटा, और समसूत्री विभाजन और अर्ध समसूत्री विभाजन में अंतर हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पुष्प के बारे में, यानी कि फ्लावर के बारे में, ठीक है? फ्लावर होता क्या है, यानी पुष्प होता क्या है, तो इसके बारे में पूरा चैप्टर ही है। तो देखिए, पुष्प है क्या, तो इसकी बात करें तो पुष्प, देखिए, पुष्प है क्या इसकी बात अभी हम लोग करते हैं। पहले उसके पहले हम बात करें, जैसे कि एक पुष्प है, पहले एक पुष्प बना लेते हैं, ठीक है? और इसके सभी भागों के बारे में अभी हम लोग सब पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई? तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं भी हूँ स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी, ठीक है? एक यहाँ पे मामूली सा चित्र बना लेते हैं, ठीक है? ठीक मेरे भाई? हाँ, बहुत सही। ये एक चित्र डायग्राम बन गया, ठीक है? तो इसके पहले यदि हम बात करें कि पुष्प के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो पुष्प के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना? पुष्प के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने को बोला जाता है अध्ययन करना। क्या बोला जाता है? अध्ययन करना। तो पुष्पों का हम लोग क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इसको देख लेते हैं। पुष्पों का अध्ययन करना यानी कि पुष्पों के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? तो पुष्पों का अध्ययन या फिर पुष्पों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। तो पुष्पों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। यदि पुष्पों को यानी कि फूलों को अपने हम खेत में बो दें, कहाँ पे बो दें? खेतों में बो दें, तो पुष्पों की खेती क्या कहलाएगी? इसको भी देख लेते हैं। तो पुष्पों की खेती क्या कहलाएगी? इसको भी देखते हैं। तो पुष्पों की खेती कहलाएगी फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर, कल्चर का मतलब संस्कृति, ठीक है? खेती। तो देखिए, फ्लोरीकल्चर पुष्पों का अध्ययन यानी पुष्पों के बारे में पढ़ना, ठीक है? क्या कहलाएगी? एंथोलॉजी। और पुष्पों की खेती यानी कि अपने खेतों में फूल को बो देना, पुष्पों को बो देना, उसकी खेती करना, क्या कहलाएगी? फ्लोरीकल्चर। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे पुष्प क्या है? क्या कहेंगे? पुष्प क्या है? क्या बोलेंगे सभी लोग मेरे? पुष्प क्या है? ठीक है? बहुत सारे लोग बोलेंगे, कहेंगे पुष्प क्या है? तो पुष्प है क्या, मैं इसको बता देता हूँ। भाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है? देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट
चैप्टर खत्म करना हम नहीं सीखे हैं, हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं क्योंकि स्टूडेंट हैं ज्ञानोदय के गुरुजी के। शिवम गुरुजी का हरदम यही कहना रहता है, कॉन्सेप्ट पे बात करो, कॉन्सेप्ट पे। तो डॉक्टर गोथे के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर गोथे के अनुसार। डॉक्टर गोथे के अनुसार पुष्प क्या है? तो पुष्प एक रूपांतरित, अभी मैं बता रहा हूँ, समझा भी दूंगा आपको। रूपांतरित प्रारोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है। क्या है? प्रारोह है। अब ये प्रारोह क्या है इसको भी मैं बताऊंगा। इंग्लिश में बोले तो मॉडिफाइड मॉडिफाइड सूट। मैं अभी डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा, समझाने की गारंटी मेरी। पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है या पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बना दिया मैंने, जमीन। क्या है? जमीन है। ठीक है, पृथ्वी। अब इसके ऊपर मैं एक पेड़ लगा देता हूँ, ठीक है, मामूली सा समझने के लिए। तो एक ये क्या बन गया? पेड़ हो। ठीक है, वृक्ष लगा दिया, इसकी शाखाएं निकाल दी, इस पे पत्तियां हमने लगा दी। ठीक है मेरे भाई, इधर भी हमने क्या कर दिया? पत्तियां लगा, उल्टा मैंने पत्तियां बना दिया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अब इसकी पृथ्वी के अंदर क्या रहेंगी? जड़ें रहेंगी। क्या रहेंगी? जड़ रहेंगी। तो जड़ को हम लोग बोलते क्या हैं? रूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट। रूट यानी कि जड़, या फिर बोलो तो मूल भाग। क्या बोलो? मूल भाग। जड़ बोलो या फिर मूल भाग, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रूट। और ऊपर का, जमीन के ऊपर का जितना भी भाग है, ये क्या है? जमीन, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के अंदर का भाग क्या कहलाएगा? जड़ यानी मूल भाग, रूट। पृथ्वी के ऊपर जितना भी भाग है, किसका? पेड़ का, पृथ्वी के ऊपर, वो क्या कहलाएगा? सूट। क्या कहलाएगा? सूट। क्या कहलाएगा? सूट। वही मैंने यहाँ पे लिखा सूट, अभी बता रहा हूँ। सूट बोले तो प्रारोह। क्या बोले तो? प्रारोह। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितना भी पेड़ का भाग है, क्या कहलाएगा? प्रारोह। और मॉडिफाइड यानी कि रूपांतरित। रूप देखिए, प्रारोह का मतलब हमने समझ दिया, यानी सूट का मतलब पुष्प, वो यानी कि पेड़ जो है पृथ्वी के ऊपर जितना भी है, क्या कहलाएगा? सूट यानी कि प्रारोह। अब हम समझेंगे रूपांतरित यानी मॉडिफाइड क्या है। तो रूपांतरित का मतलब होता है बदलना। रूपांतरित का मतलब क्या होता है? बदलना। रूपांतरित का मतलब क्या होता है? बदलना। ठीक है, अब बदलना क्या है? तो देखिए, पहले एक पेड़ था, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें पत्तियां लगी, फिर ये और आगे बढ़ा, तो पत्तियां यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये पत्तियां यहाँ हो गई, फिर इसमें एक कली लग गई। क्या लग गई? कली लग गई। किसकी? फूल की। तो यहाँ पे पहले पत्ती लगी थी, फिर क्या बन गई? कली बन गई। तो क्या हुआ? इसका रूपांतरण हुआ। क्या हुआ? रूपांतरण हुआ। तो पुष्प क्या है? डॉक्टर गोथे ने बताया, यानी डॉक्टर गोथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है, यानी मॉडिफाइड सूट है। प्रारोह यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितना भी पेड़ का भाग होता है, सूट यानी प्रारोह कहलाता है। और पृथ्वी के नीचे जितना भी पेड़ का भाग होता है, और रूट यानी कि जड़ यानी कि मूल भाग कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। पुष्प के बारे में तो हमने देख लिया, अब चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्प के बारे में देख लिया, पादप के बारे में हमने देख लिया। अब लैंगिक जनन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो उसके पहले हम लोग जनन देखेंगे, फिर जनन के प्रकार यानी कि लैंगिक जनन को देखेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? तो देखेंगे जनन, यानी कि बोले इंग्लिश में तो रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में बोले तो रिप्रोडक्शन। ठीक है मेरे भाई, जनन बोले या रिप्रोडक्शन। अब देखिए,
किसी भी शब्द की शुरुआत यानी चैप्टर की किया करो तो उस चैप्टर के शब्दों पे जाया करो। हर एक के शब्द की अर्थ निकालने का प्रयास किया करो। कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो री का अर्थ हो री और प्रोडक्शन को मैं दो भागों में तोड़ देता हूँ। यहाँ से अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आपको ये वाली ट्रिक कोई ना बताया होगा। मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूँ। तो सच में बताना कैसा लगा। तो री का अर्थ होता है पुनः। री का अर्थ होता है पुनः या फिर बोलें तो फिर से। पुनः या फिर से, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या कहते हैं प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन बना हुआ है प्रोडक्ट शब्द से। किससे बना हुआ है? प्रोडक्ट। प्रोडक्शन प्रोडक्शन किससे बना हुआ है? प्रोडक्ट शब्द से। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। क्या मतलब होता है? उत्पाद। उत्पाद बोले या फिर निर्माण। उत्पाद बोले या फिर निर्माण। निर्माण का अर्थ होता है बनाना यानी किसी भी चीज को बनाना। और री का अर्थ होता है पुनः या फिर से। तो जनन यानी कि रिप्रोडक्शन का अर्थ यही होता है कि जीवों द्वारा अपनी जैसी समान संतति को फिर से बनाने की क्रिया या फिर प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग जीवों द्वारा जीवों द्वारा अपनी जैसी समान संतान उत्पन्न करने की। देखिए, जीवों द्वारा अपनी जैसी समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया बोले या फिर प्रक्रिया की। क्रिया बोल दो या फिर प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रक्रिया, क्रिया या फिर प्रक्रिया को जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनन बोलें या फिर प्रजनन बोलें। इसमें भी दो शब्द होते हैं, जनन बोलो या फिर प्रजनन। इंग्लिश में बोलो तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या बोले? रिप्रोडक्शन कहलाता है या फिर कहते हैं। ठीक है। कहलाता है या फिर कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं जनन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये रिप्रोडक्शन? तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। और आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और आप लोग पूरे जाइए यूट्यूब पे जितने भी चैनल पढ़ा रहे हैं सब पे पढ़ लो। फिर उसके बाद आना देखना सबकी नोट्स और सबके कंटेंट और सबका पढ़ाने का तरीका। ठीक है। तो जनन बोले या फिर रिप्रोडक्शन ये कितनी प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला क्या होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी जनन तो क्या है? रिप्रोडक्शन इंग्लिश में। अलैंगिक को बोलते हैं असेक्सुअल। असेक्सुअल यानी कि रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? और ये क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। देखिए, चैप्टर का ही नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? जनन के बारे में। अब लैंगिक जनन देख रहे हैं तो समझ सकते पूरा डिटेल में जा रहे हैं एकदम मस्त कॉन्सेप्ट के साथ में। तो देखिए, अब लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो लैंगिक जनन में देखिए, चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग देख लें। तो देखिए, इसमें क्या होता है? एक जीव होता है, ये क्या करता है? दूसरे जीव का निर्माण कर देता है अपने जैसी। एक जीव अपने जैसी दूसरे जीव का निर्माण कर देता है। लेकिन ये अकेला स्वयं एक
एक जीव दूसरे जीव का निर्माण करता है, सिर्फ अकेला जीव दूसरे जीव का निर्माण करता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता? युग्मक का निर्माण। तो इसको याद रखना, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक जनक होता है। क्या होता है? एक जनक। जनक का मतलब होता है पिता। कितना होता है? एक। यानी कि एक जीव है, वो अपने से ही, स्वयं से ही क्या करेगा? एक जीव का निर्माण करेगा। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? एक जीव निर्माण नहीं कर सकता एक नए जीव का। एक जीव नए जीव का निर्माण नहीं कर सकता। दो जीव मिलकर के एक जीव का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। लेकिन क्या हो? विपरीत लिंग के हों। पुरुष पुरुष नहीं हो सकते, स्त्री स्त्री नहीं हो सकते। एक क्या होगा? पुरुष होगा, तो दूसरा क्या होगा? स्त्री। ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक नए जीव का निर्माण करेंगे। क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन। इसमें क्या होगा? इसमें दो जनक होंगे। मैंने बताया क्या होंगे? दो जनक होंगे। एक होगा पुरुष, दूसरा क्या होगा? स्त्री। ठीक है। यानी कि नर बोले और मादा। ठीक है। इसमें युग्मक का निर्माण होगा। क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है। युग्मक का निर्माण यहाँ पे होगा। अब हम लोग और डिटेल में देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देख लिया लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। अब लैंगिक जनन होता कैसे है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही लैंगिक जनन पर डिपेंड है। ठीक है। तो लैंगिक जनन होता कैसे है, इसको देखेंगे। ठीक है। क्या हुआ? लैंगिक जनन, यानी कि जनन बोले या फिर प्रजनन है। ठीक है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें क्या होते हैं? दो लिंग होते हैं, यानी कि दो विपरीत प्रकृति के। पहला क्या होगा? नर, दूसरा मादा। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होगा? नर के पास नर जनन अंग। ठीक है। और इसके पास क्या होगा? मादा जनन अंग। ठीक है। दोनों लोगों के पास क्या होंगे? अपने अपने जनन अंग होंगे। ठीक है। इसके बाद इसके नर जनन अंग में क्या, किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का। किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का क्या होगा? निर्माण होगा। यहाँ पे किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का। ठीक है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद अब आगे होगा क्या? तो अब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होंगे? आपस में मिलेंगे। क्या होंगे? मिलेंगे। मिलने की क्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन। क्या कहलाएगी? निषेचन। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन। क्या बोलेगी? निषेचन। जब दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? तो निर्माण होगा युग्मनज का। युग्मनज का। युग्मनज को इंग्लिश में बोलें तो जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। ठीक है। इसका निर्माण होगा युग्मनज। युग्मनज को इंग्लिश में बोले तो जाइगोट। फिर जाइगोट धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि उसके आकार और पोषण मिलेगा तो वो क्या होगा? अपने आकार को बड़ा करेगा। तो फिर इसके बड़े होने को क्या बोलेंगे? भ्रूण। क्या बोलेंगे? भ्रूण। इंग्लिश में बोले तो एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। ठीक है। भ्रूण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। युग्मनज और क्या हुआ? बड़ा हुआ। क्या कहलाएगा? भ्रूण, एम्ब्रियो। फिर उसके बाद जब तक माँ के गर्भ में रहेगा तब तक इसे भ्रूण बोलेंगे। जैसे ही संसार में आएगा इसे बोला जाएगा नया जीव। क्या बोलेंगे? नया जीव। ठीक है। नया जीव। तो ये रहा लैंगिक जनन के निर्माण की प्रक्रिया। लैंगिक जनन के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। अब हम लोग पार्ट टू लाएंगे। क्या लाएंगे? पार्ट टू। पार्ट टू में हम लोग क्या देखेंगे?
पार्ट 2 में पुष्प की संरचना देखेंगे, ठीक है? पुष्प में कौन-कौन से अंग होते हैं, ठीक है? पुष्प में कौन-कौन से अंग होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, इन सभी के बारे में बताएँगे। और यदि आपको 50% भी समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, पता बताइएगा और अपनी राय बताइएगा कि क्या अगला पार्ट लाया जाए, किस-किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, ये सभी बताइएगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हिंद की जय। मैं हर्षित विश्वकर्मा आपका फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, हिंद की जय।